स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। तो देखिए, आज हम लोग ये सवाल छोड़ के गए थे, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इसका क्या परिमाप होगा। त्रिभुज का शीर्ष अगर दिया हुआ है तो त्रिभुज, चाहे त्रिभुज का परिमाप निकालने दे तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप निकालने दे चारों भुजाओं का योग। तो देखिए थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए हम आपको यहाँ पहले ही लिख दिए, तब आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज का अगर तीनों भुजा है तो त्रिभुज का तीनों भुजाओं में ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी को जोड़ना होगा। तो ए बी का सूत्र देखिए, दूरी सूत्र ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे आप उलट के लिखिए चाहे पलट के लिखिए, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 इसका 0 है और इसका भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हो, 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही बचेगा। तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 चौके 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 में 3 को घटाएंगे तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और 0 में 0 को घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर। तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। उसी प्रकार अगर आप इसको करेंगे तो 3 में 0 जाने तो 3 का स्क्वायर और 4 में 0 जाने तो 4 का स्क्वायर, 16 9 25 और 25 का रूट 5। और अगर सबको जोड़ देंगे 5 3 8 और 8 4 12, तो यानी इसका टोटल आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो 5 5 4 9 3 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ग इकाई। आप जब निकालेंगे अपने कॉपी में तो आराम से आपका निकलेगा। ठीक है, इसके बाद जो हम बता रहे हैं ध्यान से समझिए, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो ये लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट में बता दें। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन अगर हम शॉर्ट प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट प्रश्न कैसे बनता है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखिए हल्का हल्का सवाल पहले बनाइए और फिर थोड़ा भारी भी बनाइए, लेकिन ये भारी नहीं है, ये भारी सवाल नहीं है, लेकिन प्रोसेस इसका लंबा है, प्रोसेस इसका लंबा है, और इस लंबा प्रोसेस को भी हम शॉर्ट करने के लिए सिखा देंगे आपको। लेकिन पहले देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब देखिए 0 तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, -1 है ही नहीं, तो क्या होगा, एक इसका राइट आंसर होगा, एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखना है। अब इसके बाद देखना है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, अगर आप अपरिमेय संख्या को जान जाइएगा तो परिमेय संख्या को आराम से पहचान जाइएगा। क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या के 2 बेटे हैं, वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर, इसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा का नाम था परिमेय संख्या, एक बच्चा का नाम था परिमेय संख्या, और एक बच्चा का नाम था अपरिमेय संख्या, है ना। एक बच्चा का नाम था परिमेय संख्या, दूसरे बच्चे का नाम था अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है ये पहले समझिए। अगर अपरिमेय संख्या सीख गए तो परिमेय संख्या चुटकी में समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम रूट में लिख सकते हैं, जिसको जो रूट से बाहर नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए √2 बाहर नहीं निकलेगा, √3 बाहर नहीं निकलेगा, √5 बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सारा रूट वाला जितना भी संख्या होगा ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे 0 पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट वाला भी संख्या बताते हैं जो कि अपरिमेय देगा। अब वो कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए कभी देगा इसे 0.01 011 01111, ऐसा अगर आपको कोई ऐसा संख्या रहे, हाँ कोई ऐसा संख्या दिखाई दे जो बार बार बढ़ते जाए, बार बार, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। अगर ऐसा कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 0.06 और उसके बाद फिर आया आपको 006 006
ऐसा मतलब कोई एक संख्या बढ़ते जाए तो समझ जाइए अपरमय संख्या है, समझ जाइए ये अपरमय संख्या, लेकिन डॉट डॉट लगा रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए 25 का रूट निकलेगा 5, ठीक है, और रूट 5 है, ये रूट में ये निकलेगा नहीं तो ये अपरमेय हो गया, और ये भी रूट में अपरमेय हो गया, और ये दोनों रूट में है ये भी अपरमेय हो गया। तो यानी 25 का रूट 5 होगा तो यही हो गया आपका परिमेय, यही क्या हो गया परिमेय। अब निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, अभी आपको तुरंत सिखाए हैं। अब देखिए रेकरिंग टेकरिंग वाला जितना सवाल है सब परिमेय संख्या है। रेकरिंग वाला जो भी सवाल होगा यहाँ पे रेखा वाला ये वाला सवाल, ये जितना होगा सब परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए कहीं पे भी रेकरिंग टेकरिंग दिखाई दे दिया, या आपको ऐसे दिखाई दे दिया 1.333 ऐसा भी दिखाई दे दिया, ये सारा जो है आपका अपरमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए 16 का रूट कितना होता है 4, 9 का रूट कितना होता है 3, और ये 9 एकम 9, 9 3 27, यानी ये होगा 1 मिनट। रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 1 5 निकल जाएगा। रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा रूट के अंदर, और 25 का रूट कितना होता है 5। लेकिन अगर आप रूट के अंदर 9 है बटे 27 है तो 9 एकम 9 3 27, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 बटे 3। अब 1 का रूट तो निकलता है लेकिन 3 का रूट नहीं निकलता, तो यही आपका अपरमेय संख्या होगा, यही आपका क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक संख्या फिर आपको बोला है क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, वैसी संख्या। तो देखिए अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, अभी तुरंत परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पढ़ रहे थे। तो परमेय संख्या में याद रखना है कि रूट नहीं आना चाहिए, और अगर पॉइंट अगर आपको दे भी दिया तो रेकरिंग में याद रखना है कि रेकरिंग वाला संख्या भी परमेय संख्या होता है। हाँ, रेकरिंग वाला संख्या भी परमेय संख्या होता है, और अगर पॉइंट में भी अगर कुछ भी है लिखा हुआ तो वह भी परमेय संख्या ही होगा, याद रखना है। लेकिन पॉइंट वाला में कौन सा संख्या परमेय संख्या नहीं होगा, तो आपको हम तुरंत बताए थे 0.01 001 000। तो ऐसा अगर कोई संख्या है जो एक बार कोई संख्या आया, फिर दूसरे बार 2 बार आया, फिर तीसरे बार 3 बार आया, चौथे बार 4 बार आएगा, तो अगर ऐसी संख्या बढ़ते जाए तो वह संख्या परमेय ना होकर अपरमेय हो जाता है। ठीक है, अब आपको हम यहां तक पढ़ा दिए थे। इसके बाद आपको हम ये बता रहे थे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में देखना है, देखिए 14 नंबर सवाल में यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसो क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक यानी एक से कटे और अपने से कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे। अब p जो है, p का गुणनखंड क्या होगा, या तो यह p से कटेगा या यह 1 से कटेगा, और q किससे कटेगा 1 से और q से। अब इस दोनों का मौसो निकाल। मौसो मतलब क्या होता है, जो दोनों को काट दे, दोनों में मैचिंग मैचिंग हो। मैचिंग मैचिंग तो 1 1 है, यानी दोनों का मौसो क्या हो जाएगा 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसो हर हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसो हर हमेशा क्या होता है 1 होता है, लेकिन आपको सिखा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर इस टाइप का सवाल दे कि 0.13 पर रेकरिंग है, तो याद रखना है इसको इतना लेंदी प्रोसेस से नहीं बनाना है। जितने संख्याओं पर रेकरिंग दिख रहा है, जितनी संख्याओं पर यह रेखा दिख रहा है, हाँ संख्या लिख देना है, और जितने संख्याओं पर दिख रहा है उतना 9 लिख देना है, उतना 9 लिख देना है। तो 13 बटे कितना हो जाएगा 99, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं 18 और 72 का मौसम। मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारा ऐसा सवाल रहेगा जो लेंथी प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को नहीं बनाना है। आपको आ रहा है लेकिन बनाना नहीं है, जैसे हम छोड़ रहे हैं उसी प्रकार आपको भी कुछ कुछ सवाल को छोड़ देना है। लेकिन ये सस्ता हुआ सवाल है एकदम बर्फी वाला। तो 18 और 72 का मौसम क्या होगा, तो ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे, लेकिन छोटा से छोटा संख्या देखना है। 18 और 72 में देखना कि 18 जो है ऐसा पहाड़ा जिसमें दोनों कट जाए, तो 18 का पहाड़ा में 18 भी कट जाएगा और 72 भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा। 12 का परमेयकरण गुणांक यानी परमेयकरण का मतलब यह होता है कि यानी ऐसा संख्या से गुणा करना है जिससे वह रूट से बाहर निकल जाए। तो पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4 तो ये 12,
यानी 2 दूनी 4 थी, अगर 12 निकाले तो 2 का तो जोड़ा लग गया लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो इसको किससे गुना करेंगे, जो यहाँ जो है जोड़ा लग जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे। अब चूंकि यह रूट में है तो यह भी रूट में ले लेंगे, तो ऐसा √3 है, आंसर तो √3 हो जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल देगा परमेकरण गुणांक तो आपको गुणनखंड निकाल के चेक कर लेना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही उसका राइट आंसर। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक सवाल दे देंगे, बोल देंगे 18 का परमेकरण गुणांक क्या होगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18। अब किसका नहीं लग रहा है जोड़ा, तो 2 का, तो √2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब जो बता रहे हैं दिखाई दे रहा होगा। देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए ये काफी आसान सवाल होता है, ये काफी आसान सवाल होता है। सम पूर्णांक रहेगा तो याद रखना है कि प्लस में 1 कभी नहीं होगा। सम पूर्णांक रहेगा तो प्लस और माइनस में 1 कभी नहीं होगा। अब सम पूर्णांक तो हमेशा 2 से कटना चाहिए ना। अब प्लस में 1 कैसे, मान लीजिए कि कोई संख्या 2 से कट रहा है और उसको आप 1 जोड़ देती है 3 हो जाएगा ना। मान लीजिए कोई 6 है, 6 2 से काट रहे हैं 3 बार और फिर 1 जोड़ देंगे, ये सॉरी, जैसे मान लीजिए कि 2p + 1 है। अब ये देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो याद रखिए यहाँ पर ऐसा संख्या ढूंढ लेना है जो 2 से कटे, और प्लस में और माइनस में 1 रहेगा तो वो नहीं चुनना, वो विषम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2p है, ये p नहीं। अगर p तो मान लीजिए p की जगह तो 1 भी रह सकता है, तो p तो सम होगा नहीं, 1 तो सम होगा नहीं, इसलिए p की जगह 1 2 3 कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, इसके बगल में 2 रहना चाहिए। अब देखिए p की जगह कुछ भी रखिए, 2 2 एकम 2, p की जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4, p की जगह 3 रखिए, 3 दूनी 6, तो ये सम ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सम हो जाएगा निम्नलिखित। अच्छा इसमें विषम पूछ देता, इसमें विषम भी पूछता है, तो विषम तब भी होगा तो क्या हो जाएगा 2p + 1, 2p + 1 हो जाएगा। विषम वाला में 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर शांत देखना है तो हर हमेशा एक चीज याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एक तो पूछता है शांत और अशांत वाला। शांत में याद रखना है, हर हमेशा शांत वाला याद रखना, अशांत तो अपने आप खोज लोगे। तो शांत में क्या रखना है कि हर के गुणनखंड में 2 या 5 आना चाहिए, 2 या क्या आना चाहिए 5। हर हमेशा याद रखना है कि हर के गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 या 5 आना चाहिए। हाँ, अगर 2 5 है तो दोनों काम चल जाएगा, नहीं तो 2 और 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यह कर रहे हैं, तो ये जो शांत दशमलव प्रसार इसमें देखिए ये 81 है। 81 में क्या होता है 3 का गुणनखंड होता है, 3 3 9 27 की 81। 41 में भी 2 और 5 नहीं है, यहाँ भी 2 5 तो है, यहाँ 5 तो है, 3 3 9 5 45, लेकिन 3 भी तो है, 3 हटना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। 80 का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 5 80, यानी यहाँ पे 2 और 5 ही है। तो चाहे तो 2 रहना चाहिए, चाहे तो 5। अगर 2 और 5 है वो भी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी संख्या रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही इसका शांत आंसर होगा, यही वाला शांत हो जाएगा। इसके बाद ये वाला देखिए किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हम देख लेंगे शांत किसका है। ये देखिए, अच्छा कहीं भी 0 दिख जाए तो 0 का गुणनखंड होता है 2 गुना 5। 0 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 5। तो देखिए यहाँ पे डबल 0 है, इसका गुणनखंड जाएगा 2 गुना 5, और ये 4 है तो 2 आएगा इसका। तो आप समझिए ये तो शांत हो गया। 80 अभी तुरंत बताए थे तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, तो बचा क्या है 121, ये अशांत है। यही पूछ रहा था।
इसके अलावा देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण क्या है, समान है, यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो देखिए परिधि क्या होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई पाई क्या हो गया, कट गया, एगो r एगो r कट गया, तो 2 बराबर क्या बचा r बचा, यानी r का वैल्यू कितना आया 2। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 गुना 2, d तो दुगुना होता है ना, तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। r का वैल्यू 2 है तो d का वैल्यू दुगुना होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 इकाई है आंसर, तो 4 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है ये बताइए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान बोला है 3 सेमी। 3 सेमी कई बार 3 बार, तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3 3 होती है 27, 3 नवा कितना 27, और कटा के जितना आएगा वही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अच्छा इसका आंसर पाई में रखना है, इसका आंसर पाई में रखना है, तो पाई में रखना है तो पाई यहाँ पे पाई ही रख दीजिए। तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई। पाई का मान यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लेंगे, पाई ही है तो पाई में रखेंगे, तो पाई में आंसर है 9 चौके 36। अब देखिए यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका देखिए पाई में दिया है तो पाई में ही आंसर होगा। तो परिधि दिया है 10 पाई, परिधि बराबर 10 पाई, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई r बराबर 10 पाई, पाई पाई कट गया, 2 5 से कितना हो गया 10, r बराबर कितना आ गया 5। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई को आप यही रखिए और r के जगह 5 दे दीजिए, तो बचे 25 पाई, बचे 25 पाई। देखिए 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण यही होता है ना, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए तो घनाभ का l कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर, b कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर, और h कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। बैठा दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो 8 8 कितना हो गया 64, 60 के कितना हो गया 36 और बचे 25, सबको जोड़ देते हैं। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 25 जोड़ेंगे 125। 125 का क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे। 125 का जब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, 1 मिनट, सौ 25 होगा। अब इसका 125 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5 बचे 25, 25 बचे 125। इसका रूट जब निकलेगा तो 2 को 5 में 1 को 5 बाहर आ जाएगा, तो 1 को 5 रूट के अंदर बच जाएगा, तो 5 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा 1/2 लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। अब देखिए 1/2 लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा 1/2 गुना। अब देखिए
यहाँ पर 4 से भी त्रिज्या है तो पाई को तो पाई ही रख दीजिए, और 4 से भी है तो 4 गुना 4 कर दीजिए, 4 गुना 4 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 से कितने बार में, 2 बार में, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और पाई का मान होता है 22/7, 22/7 गुना 2 गुना 4, तो 22 दूनी 44 और 44 चौके 176, 176/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस खाली कैलकुलेशन करना है और सूत्र याद रखना है, खाली कैलकुलेशन करना है और सूत्र याद रखना है। इसके अलावा फिर प्रायिकता वाला है, प्रायिकता वाला थोड़ा सा पढ़ा के फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देंगे। प्रायिकता वाला फिर पढ़ा देते हैं, प्रायिकता समझ जाइए। प्रायिकता बहुत आसान होता है और 1 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा आपको। प्रायिकता हम पढ़ा देते हैं ऐसे ही, आसान है प्रायिकता। देखिए प्रायिकता में क्या क्या पूछ सकता है, प्रायिकता का मान जो होता है वो कम से कम 0 होगा। प्रायिकता का मान कम से कम कितना होगा 0, कम से कम 0, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है 1। प्रायिकता का मान कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1, 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब बोलेगा संभव प्रायिकता क्या होगा, सॉरी आपको पूछ देगा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। और अगर आपको पूछ देगा असंभव घटना यानी जो घट ही नहीं सकता है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो हमेशा 0 होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको फिर पासा वाला सवाल है, सिक्का वाला है। हाँ, ये सारा सवाल हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोग कल प्रायिकता पढ़ेंगे और प्रायिकता से कई सारी चीजें बनती है। तो जैसे ये सवाल बता रहे हैं तो हम इसके आधार पे कई सारे सवाल को एक साथ ही ले लेंगे, तो इससे आपका कई सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग जो है अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए और तथ्यों को समझिए, तभी आपका मैथ्स बन पाएगा। धन्यवाद।